गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस हम फिजिक्स के लिए आपको टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस 15 महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न होंगे। गाइस अगर इन 15 महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके फिजिक्स के 70 नंबर के पेपर में से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। 70 नंबर जो थ्योरी पूछा जाता है उसमें से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि गाइस आप लोग ये जानते होंगे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, आप लोग देखे तो जरूर होंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें से काफी ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न काफी बार बनते हैं। इसलिए गाइस अगर इन 15 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ करके आपको दे रहा हूं। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर आगे के लेक्चर में हम 6 से लेकर 10 एक साथ देंगे, उसके बाद हम आपको 11 से लेकर 15 एक साथ दे देंगे, आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो एक साथ आप देखिए क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 5 तक, ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन टॉप 15 क्वेश्चन का क्या है, जो कि 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? गॉस का प्रमेय लिखिए, साथ में अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। गाइस आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट टाइप में भी पूछाता है। जब शॉर्ट टाइप में पूछता है तो कैसे पूछता है? पूछता है वहां पर गॉस का प्रमेय लिखिए, सीधे सीधे पूछ लेता है गॉस का प्रमेय लिखिए, तो ये शॉर्ट टाइप में बनेगा। अगर लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को ऐड करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएगा। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन गॉस का प्रमेय वाला, उसके बाद समतल आवेशी चादर की तीव्रता, और साथ में एक शॉर्ट टाइप, एक लॉन्ग टाइप के दोनों को योग करके एक नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो गाइस पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग कर लेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के, इस नियम के अनुसार या गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जिसे आप लोग फाई से डिनोट करते हो, फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, जिसे आप लोग क्यू कहते हो, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है गॉस का नियम? गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर मैथमेटिकली इसके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होगा। यह आपका मैथमेटिकली रिलेशन हो गया गॉस का नियम के। और जहां पर आपका क्यू क्या है? क्यू आपका आवेश है बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में आवेश, बंद पृष्ठ में आवेश है। और ε0 आपका क्या है? ε0 आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है। आप ऐसे लिखोगे पेपर में तो नंबर अच्छा मिलेगा। बहुत सी छोटा परिभाषा आपका गॉस का नियम का बताया हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। फाई इज इक्वल होता है Q/ε0। आप जानते हो
क्या आप जानते हो, एक नया रिलेशन जानते हो आप लोग, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है उस बंद पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र ई का रेखीय समाकलन साथ में डीएस, वैद्युत क्षेत्र ई और उस बंद पृष्ठ के जो क्षेत्रफल होता है उसका डीएस का रेखीय समाकलन। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फाई ई इज इक्वल टू होता है रेखीय समाकलन ई डॉट डीएस। आप लोग जानते होंगे, पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समझने का समय नहीं है, यह अंतिम समय है। जो चीजें याद हो रही याद कर लो, जो चीजें समझ में आ रही समझ लो, किसी भी तरह से ये सभी चीजें अपने दिमाग में बैठा लो, बस यही है। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डीएस। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। और किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है ई डॉट डीएस, तो दोनों आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। तो एक नया रिलेशन बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, जो आगे के डेरिवेशन में काम देगा। फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया है? अगर आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अभी तक नहीं किए हो तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गॉस के नियम को। उसके बाद में इसको शुरू करते हैं। समतल आवेशित चादर के कारण निकट बिंदुत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला क्वेश्चन। गाइस इधर मैं एक चीज मानता हूं इस क्वेश्चन के लिए, एक कोई समतल आवेशित चादर है, यह कोई है एक समतल आवेशित चादर है पी क्यू आर एस, कोई ये समतल आवेशित चादर है पी क्यू आर एस, जिसपे प्लस आवेश इस प्रकार से वितरित है। इस प्रकार से प्लस आवेश वितरित है। तो कोई यहां पर एक ऐसा समतल आवेशित चादर है, यहां पर लिखा ना अनंत विस्तार वाला एक समतल आवेशित चादर लेते हैं पी क्यू आर एस, जिसपे प्लस आवेश इस प्रकार से वितरित है। तो यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा। नहीं समझ में आया तो बना रहा हूं, आप भी देख लेना कैसे बनेगा। यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा इस प्रकार से, यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनता है। एक अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर में यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनता है, यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ बनता है। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ में आपके सामने अगर इस आवेश के कारण इस साइड में आपका वैद्युत क्षेत्र ई है, और इसका अगर मान लीजिए जो क्षेत्रफल है डी ए इस साइड है, इसे आप लोग हम मानते हैं पी है। ठीक है, इधर को मैं पी डैश मानता हूं, और इस साइड वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें वैद्युत क्षेत्र भी आपका इस साइड है, और इस साइड आपका इसका क्षेत्रफल है। फिर से समझना, एक समतल आवेशित चादर मानते हैं पी क्यू आर एस, एक समतल आवेशित चादर पी क्यू आर एस। ठीक है, जिसमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ में मैं दो बिंदु लेता हूं पी और पी डैश। पी पर आपका वैद्युत क्षेत्र ई देखिए इस साइड है और डी इस साइड है। इसी तरह से यहां पर पी डैश पर भी विद्युत क्षेत्र उस साइड होगा और डी इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई है, तो इन चीजों को लिख लेते हैं। यहां से लिखने में स्टार्ट करता हूं। यहां से लिखते हैं, माना पी क्यू आर एस एक समतल आवेशित चालक चादर है। ठीक है, ठीक है, जहां पर एक समतल आवेशित चालक चादर है, कौन, पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है, एक समतल आवेशित चालक चादर है पी क्यू आर एस, जिसका आपका दो बिंदु है, जिसमें स्थित, जिससे आर दूरी पर स्थित दो बिंदु
P पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, मानते हैं कि एक PQRS एक समतल आवेशित चादर है जिसमें R दूरी पर, ये R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं एक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ वही खींचा हूं, यह आपका गॉसियन पृष्ठ है। पृष्ठ में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E इस साइड है और dA इस साइड है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E इस साइड है और dA इस साइड है। आपको ये सभी चीजें लिखना नहीं कि मैं एक गॉसियन पृष्ठ बनाता हूं, ये सभी लिखने की जरूरत नहीं। आप केवल इतना लिख देना, माना एक PQRS एक समतल आवेशित चादर है जिसमें R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या करना है। ठीक है, यह लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहां पर लिखे हुए एक नया टर्म आता है यहां पर इस साइड। ठीक है, एक नया टर्म आता है। टर्म क्या है नया? एक नया टर्म है आपका, वह टर्म है आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। देखिए क्यू क्या है, इस पे जो आवेश है उसकी पूरी मात्रा नीचे ए से भाग दे देते हैं, ए मतलब उसका क्षेत्रफल, तो ये आवेश पृष्ठ घनत्व हो जाता है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू, फिर से बड़े में लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। ये यहाँ पर आपका ये पूरा क्षेत्रफल है, क्यू इस पे जो है उपस्थित आवेश है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व इज इक्वल टू क्यू अपान ए, जिसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे। ये वाला जब फार्मूला लगाओगे तो सिग्मा फाई इज इक्वल टू होता है बिंदु P के लिए और बिंदु P डैश के लिए, दोनों के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, मैं सोच रहा हूं वो शार्ट में आपको समझा दिया जाए। बंद पृष्ठ के लिए फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन, बंद समाकलन ई डॉट डीए बिंदु P के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से बंद पृष्ठ बिंदु P के लिए आपके लिए समाकलन क्या हो जाएगा, ई डॉट डीए, और P डैश के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी आपका हो जाएगा समाकलन, बीच में प्लस हो जाएगा ई डॉट डीए। ठीक है, इसलिए इसके लिए भी ई डॉट डीए होगा क्योंकि दोनों एक दिशा में है, और इसके लिए भी ई डॉट डीए होगा। ठीक है, इस चालक चादर के कारण जितना दूरी पर यह P स्थित है उतना दूरी पर P डैश भी स्थित है, इसलिए दोनों के लिए जो होगा वो प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आप इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू 2 ई डॉट डीए लिख सकते हो, 2 ई डॉट डीए। मैं आपको बताया था, बहुत पहले बताया था, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं 420 वाले क्वेश्चन से, उनको मैं बताया था जहां पर भी समाकलन का चिन्ह आता है अंदर डी होता है, उसी को डी को खा जाता है और डायरेक्ट यहां पर बचेगा फाई इज इक्वल टू 2EA, केवल यही बचेगा, फाई इज इक्वल टू 2EA। ये याद कर लो, समझ लो, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जहां पर भी ये समाकलन वाला चिन्ह होगा वो समाकलन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर एक स्टेप और देख लीजिए, 2 और E को बाहर निकाल देते हैं, ये समाकलन हमेशा DA के साथ होगा। ये समाकलन D को खा जाता है, केवल अकेले A बचेगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू EA, 2 इंटू EA ये बचेगा। और यहां पर अगर हम गॉस का नियम लगाते हैं, यहां पर अगर हम गॉस का नियम लगाते हैं तब क्या होगा, अगर यहां पर हम गॉस का नियम लगाते हैं तो क्या होगा, जरा सोचना आप लोग। यहां पर हम लिखते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2 मानिए। ठीक है, तो यहां पर लिखिए गॉस के नियम से, गॉस के नियम से अगर हम यहां पे गॉस का नियम लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो गॉस के नियम से क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या है, 2EA, यहां पर क्या है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, दोनों एक साथ समान रखेंगे,
इसे समीकरण नंबर 4 मानेंगे, 1 2 3 मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA, ठीक है। Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। लेकिन एक चीज यहां पर देखना, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, नहीं Q अपान ए, सिग्मा इज इक्वल टू है Q अपान ए। तो यहां पर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू सिग्मा। Q इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू है Q अपान ए, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू है Q अपान ए। तो यहां से A को इस साइड उठा कर लाएंगे Q, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा। तो यहां पर Q के स्थान पे A इंटू सिग्मा रखेंगे, तो रखते हैं A इंटू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E A। देखिए यहाँ पर A इस साइड भी है, A इस साइड भी है, तो यहाँ से A से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और मैं पूरे क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग गॉस के नियम को जानते हैं। गॉस का नियम क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई इज इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q आपके बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश है, एप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है। किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है बंद समाकलन E डॉट ds Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E डॉट ds। अब यहाँ पे फाई का मान देखिए Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर फाई का मान E डॉट ds है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट से। तो अब हम मानते हैं समतल आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कोई चादर है PQRS, जिसमें इस चादर से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। उस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही मुझे निकालना है। तो एक लिखेंगे यहां पर, माना कोई समतल आवेशित चादर है PQRS, जिसमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं एक टर्म पहले से यूज करता हूं, वह टर्म है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A, ये मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A। उसके बाद किसी बंद पृष्ठ के लिए फाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देखिए इस बिंदु P के लिए क्या होगा, यहां पर E डॉट dA, और इस बिंदु P के लिए क्या होगा, E डॉट dA। तो दोनों बिंदु P है, इसलिए दोनों समान है, इसलिए दोनों का योग हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू E डॉट dA हो जाएगा। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू का 2E बाहर निकाल लेंगे dA। अब dA इस समाकलन के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2EA। अब इस 2EA जो है इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं, और गॉस के नियम यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें पूरा उपस्थित आवेश Q है, तो Q अपान एप्सिलॉन यहाँ पर इसका फाई का मान हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन ये भी है, एप्सिलॉन ये भी है, सॉरी यहाँ पर फाई ये भी है, फाई ये भी है, तो दोनों फाई आपस में बराबर होंगे, ये भी फाई और ये भी फाई, दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो Q अपान एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2EA होगा।
अब ये Q है तो मैं इसका यूज करते हैं। यहां पर देखिए Q इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपसालन ए सिग्मा। तो यहां पर ए सिग्मा लिखेंगे Q के स्थान पर, तो ये कट जाएगा, तो इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो। आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसका निगमन करते समय, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें से एक आपका प्लेट है P, दूसरा प्लेट है Q, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें से पहला प्लेट आपका P है, दूसरा प्लेट आपका Q है, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इस संधारित्र के, समांतर प्लेट संधारित्र के जो P वाला आपका प्लेट है, इस पे हम Q आवेश देते हैं। क्या देते हैं? Q आवेश दिया जाता है एक सोर्स के जरिए। तो ये Q आवेश जो है प्लस Q आवेश जो है इस प्लेट के इस तरह से, प्लेट पर जो है इस तरह से वितरित हो जाता है। तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके इस साइड जो ये वाला प्लेट है, इस पे माइनस इस प्रकार से आ जाता है। जब इस पे प्लस आएगा तो इस पे माइनस आएगा। गाइस अभी ये सभी चीजें हम लोग लिखेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। अब क्या करते हैं गाइस, इस वाले प्लेट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि तो गाइस इस माइनस की वजह से इस साइड आपका प्रेरण के कारण प्लस आ जाएगा, और ये पृथ्वी से माइनस चार्ज आता है बाहर, तो ये पृथ्वी से जो ये माइनस चार्ज यहां से आएगा इस पे, ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जो चार्ज होंगे इस प्लेट के अंदर होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर हो गया। लिखेंगे नीचे समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P और Q है, ठीक है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P और Q है, ठीक है। संधारित्र P पर स्रोत के जरिए, स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है। यानी जो ये प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है इस वाले प्लेट पर, ठीक है। इस वाले प्लेट पर प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है, तो यहां पर जाता है। तो विद्युत प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण Q प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर क्या माने हैं? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P और Q है, ठीक है। संधारित्र के P को स्रोत के जरिए Q आवेश वितरित किया जाता है। इस स्रोत के जरिए इसे Q आवेश दिया जाता है, तो इस पे Q आवेश आ जाता है। उसके आगे क्या है? तो विद्युत प्रेरण के कारण Q वाले प्लेट पर, यानी इस वाले प्लेट पर आपका माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब उसके बाद Q प्लेट को छोड़िए, जाने इसको मत लिखिए। उसके बाद क्या है? Q प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या यहां पर लिखेंगे इसे प्रूव करने के लिए? प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान अपसालन नॉट। सिग्मा अपान अपसालन नॉट। अपसालन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। E इज इक्वल टू होता है इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? सिग्मा अपान अपसालन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपान अपसालन नॉट। अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लो। E इज इक्वल टू यानी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू इन दोनों प्लेटों के बीच इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान अपसालन नॉट होता है। यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि कि जो सिग्मा होता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए। Q अपान ए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे तो नेट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान ए अपसालन नॉट। Q अपान ए अपसालन नॉट, ये नेट मान हो जाएगा। इसके बाद क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर विभवांतर भी हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर V इज इक्वल टू होता है आपका E इज इक्वल टू होता है V अपान डी। आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है V अपान डी। डी क्या है? इन दोनों प्लेट के संधारित्र के बीच की दूरी है। इन दोनों प्लेटों के संधारित्र के बीच की दूरी है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी। V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E इंटू डी, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V। धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V। अब हम क्या करने वाले हैं? इस V का मान जो है यहां पर रखेंगे। धारिता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान E इंटू डी। Q अपान E इंटू डी। अब हम यहां पे क्या करेंगे? इस E का मान, ये वाला जो E का मान है, ये जो आपका E का मान आया है, इस E का मान यहां पर रखेंगे। तो रखकर देखते हैं क्या आने वाला है। Q अपान E का मान क्या है? Q अपान अपसालन नॉट डी। E का मान Q अपान अपसालन नॉट डी ए है। सॉरी ये E का मान Q अपान अपसालन नॉट ए है। और यहां पर आपका जो D है तो D रहेगा ही, ठीक है। अब क्या होने वाला है? हम E जो है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो है आपका E जो E है इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अपसालन नॉट ए अपान, एक मिनट देखना यहाँ से, फिर से ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पे। ये जो C इज इक्वल टू है Q अपान ई डी, तो यहाँ पर E का मान देखिए ये वाला है, इस E वाले मान को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपान ए अपसालन नॉट इंटू डी। ये हो जाएगा Q अपान ए अपसालन नॉट डी, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब ध्यानपूर्वक देखना, ये जो Q है इस Q के साथ कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर? ए अपसालन नॉट अपान डी। ये आपका सूत्र हो जाता है धारिता के लिए। क्या हो जाता है सूत्र? C इज इक्वल टू ए अपसालन नॉट अपान डी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले ये मानेंगे दो समांतर प्लेट संधारित्र है P और Q है, ठीक है। इन P और Q में P वाले को हम Q आवेश देते हैं, जो कि आवेश Q इस पे वितरित हो जाता है। तो विद्युत प्रेरण के कारण ये Q आवेश इस पे जो है माइनस, इस साइड माइनस कर देता है, माइनस कर देगा। और जब माइनस करेगा, ठीक है, तो इस साइड जो है
प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि इसे ग्राउंडेड कर देते हैं, इधर से माइनस आके उस प्लस को निगलेक्ट कर देता है। ये सभी कहानी लिखेंगे। उसके बाद जानते हैं कि प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान होता है क्यू अपान ए, ठीक है। इस क्यू अपान ए का मान यहाँ पे रखेंगे सिग्मा के स्थान पर, तो यह हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं अगर विभवांतर भी हो तो E इज इक्वल टू होता है V अपान डी। V अपान डी, डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा ED, ठीक है। V का वैल्यू क्या हो जाएगा ED। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर C इज इक्वल टू क्यू अपान V और Q अपान V के यहाँ पर ED रखेंगे। अब ED है तो E का वैल्यू हम लोग रखेंगे ये वाला Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E का वैल्यू रखेंगे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q इस Q के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि नीचे है, तो ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, नीचे D हो जाएगा। तो फाइनली C का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट D। ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। तो टॉप 15 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए थे। दोनों नियम को यहां पर आपको आज समझाएंगे और एक एक नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हेडिंग करिएगा आप लोग। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग या आप लोग संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम जिसे आप लोग क्या कहते हैं, संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या जिसे आप लोग कहोगे संधि का नियम, ठीक है गाइस। क्या होता है संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम? देखो गाइस, इसमें क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। कोई भी वैद्युत परिपथ हो, किसी संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये कोई संधि है, ये कोई ओह संधि है जिसमें कई धारा इस प्रकार से आ रही हैं। इस प्रकार से कोई संधि ओ है, इसमें कई धारा इस प्रकार से आ रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग 0 होगा। एक चीज इसमें ध्यान देना होता है, मान लीजिए कोई धारा इस प्रकार से I1 इस प्रकार से आ रही है और I2 यहां से बाहर जा रही है इस प्रकार से, I3 अंदर आ रही है, I3 और I4 अंदर आ रही है, I4 अंदर आ रही है, फिर आपका I5 भी अंदर आ रही है, ठीक है, I6 बाहर जा रही है। तो यहां पर नियम यह कहता है कि इसमें जो संधि की ओर आ रही है धारा, ध्यान समझना, जो संधि की ओर आ रही है धारा उसे धनात्मक लेंगे, जो संधि से दूर जा रही है उसे ऋणात्मक लेंगे। जो संधि की ओर आ रही है धारा उसे धनात्मक लेंगे, जो संधि से दूर जा रही है उसे ऋणात्मक लेंगे इस पूरे परिपथ में। तो उसी नियम के आधार पर संधि की ओर यहां पर लिखेंगे, संधि की ओर जो आ रही है धारा और धारा पॉजिटिव होगा और संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव होगा। संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव होगा, संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव होगी इसमें पूरे परिपथ में। अब हम लिखते हैं इसका व्यंजक
लिखते हैं यहां पर, देखिए ये आपका संधि की ओर I1 धारा आ रही तो I1 पॉजिटिव होगा, संधि से दूर I2 धारा जा रही, ये निगेटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा, I2 आपकी निगेटिव होगा। I3 की बात करें, संधि की ओर आ रही है तो ये पॉजिटिव होगा, और I4 की बात करें, ये भी संधि की ओर आ रही है तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और I5 की बात करें, ये भी संधि की ओर ही जा रही है, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहां पर I6 ये संधि से दूर जा रही है, निगेटिव होगा। तो इन सभी का अलजेब्रिकल या फिर बीजगणितीय या फिर योग शून्य होता है। यह नियम है आपका किरचॉफ का प्रथम लॉ। तो किरचॉफ का प्रथम लॉ क्या है? किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर जाने वाली या संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। इसका नियम यह होता है, जो संधि की ओर धारा जाती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो संधि से दूर जाती है धारा उसे निगेटिव लेते हैं और सबका योग कर देते हैं, तो इसका मान शून्य होता है। इस पे आपके बहुत शानदार तरीके से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जब हम आपको न्यूमेरिकल का सीरीज कराएंगे 2021 में, तो आपको शानदार तरीके से वहां पे समझाएंगे। ये इसमें आपको केवल ये समझना है कि किरचॉफ का प्रथम लॉ क्या कहता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ की प्रथम लॉ भी पूछी जाती है, सीधे पूछी जाती है, किरचॉफ की प्रथम लॉ क्या है। तो इस प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ की सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है। किरचॉफ की सेकेंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वैसे कभी न्यूमेरिकल में इसका यूज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि इसे किरचॉफ के सेकेंड लॉ से करें, तब तो आपका न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर नहीं लिखा रहा तो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना किरचॉफ के नियम लगाए उस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, वो भी शानदार तरीके से, छोटे में, यानी छोटे जगह में कम से कम मेहनत से आप उसका आंसर ला सकते हो। किरचॉफ का नियम लगाने में थोड़ी समस्याएं आती है, बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, इसलिए बिना किरचॉफ के नियम लगाते हुए भी। लेकिन किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियरी में सीधे पूछा जाता है किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है या फिर वोल्टता का लॉ क्या है, ठीक है। तो वो भी हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग करिएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो एक चीज और जानिए यहाँ पर, किरचॉफ के प्रथम लॉ को संधि का लॉ भी कहते हैं। साथ में आवेश संरक्षण के नियम को ये बताता है। किसके नियम को बताता है? आवेश संरक्षण के नियम को। पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रथम लॉ किसको बताता है, तो आवेश संरक्षण के नियम को बताता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। चलिए लिखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए किसी परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाथ में, अभी आपको समझ में आएगा लूप क्या होता है, बंद पाथ क्या होता है, ठीक है। किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाथ में, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाला धारा में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल फिर से समझना, किसी परिपथ में या किसी परिपथ के किसी लूप या बंद पाथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल
गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग उस पास या लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास या लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल के योग, बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर समझना, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास में के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत का गुणनफल उस परिपथ में प्रवाहित होने वाले या उस लूप में प्रवाहित होने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या नियम है, फिर से समझना, किसी परिपथ के प्रत्येक लूप या बंद पास में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग उस पास या उस लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल जो कि उसमें प्रवाहित हो रही है उनके योग के, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का सेकंड नियम है। इस स्टेटमेंट को आप लोग लिखोगे, उसके बाद मैं समझाता हूं किस प्रकार से इसको किया जाता है। मान लेते हैं यहां पर एक परिपथ है आपके सामने, इस प्रकार से यहां पर आपके एक E1 इस प्रकार से एक परिपथ है, यहां पर E1 एक बैटरी लगा हुआ है और यहां पर आपका R1 एक प्रतिरोध है। ठीक है, यहां पर सेकेंड परिपथ है, यहां पर R2 एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, E2 यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। यहां पर ये तीसरा इस प्रकार से जहां पर केवल एक प्रतिरोध R3 लगा हुआ है। ठीक है, तीन यहां पर आपके प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। E1 वाले बैटरी से एक विद्युत धारा निकलती है, तो उस धारा को हम लिखेंगे I1, इसकी धारा ये है, और E2 से आपका I2 निकलता है और ये इस प्रकार से होता है। तो यहां पर मान लेते हैं यह A, B, C, D, E, F है। तो यहां पर मान लेते हैं दो लूप है, दो बंद पास है, एक तो है A, B, C, D है, दूसरा है D, E, F है। ठीक है, दूसरा क्या है D, C, E और F है। दो आपका बंद लूप है। इन दोनों लूपों में आपको मैं लगाकर दिखाऊंगा ये किरचॉफ का नियम। तो यहां पर एक नियम है आपके सामने। एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेते हैं। हर एक किताब में अलग अलग किस्म का दिया होता है, अलग अलग चीजें दी होती है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको काफी हेल्प करेंगी। जहां कभी भी आपको इस प्रकार से धारा हो, इस प्रकार से धारा, तो यहां पर आपको निगेटिव लेते हैं। जहां कभी भी धारा इस प्रकार से हो तो यहां पर भी निगेटिव लेते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा चल रही हो तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। ध्यानपूर्वक समझना, जहां कभी भी धारा इस प्रकार से हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, निगेटिव लेते हैं। यहां पर भी विपरीत दिशा में निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर धारा एक ही दिशा में हो इस प्रकार से तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें बैटरी भी होता है। जहां पर भी दो बैटरी इस प्रकार से हो, मतलब एक दूसरे के सेम दिशा में, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, जहां पर भी बैटरी एक दूसरे के विपरीत हो वहां पर भी बैटरी को भी निगेटिव लेते हैं, जहां पर सेम दिशा में होता है वहां पे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, आइए यहां पर हम पहले लूप और दूसरे लूप में इस किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाते हैं। किस प्रकार से समीकरण बनता है ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहला लूप है, दोनों लूप में एक ही दिशा में लेंगे, चाहे आप तो क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। तो हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही लेंगे। ठीक है, और प्रथम लूप लिखेंगे यहां पर, प्रथम लूप ABCD में, प्रथम लूप ABCD में, प्रथम लूप ABCD में क्या होगा। प्रथम लूप में AB में देखते हैं, AB में ये आपका प्रतिरोध है, इसकी संगत आपकी विद्युत धारा I है।
ये प्रतिरोध है, इसकी संगत विद्युत धारा I है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है ना विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। इस शब्द को उठाएंगे गुणनफल वाले को, इस गुणनफल को उठाएंगे, यानी ये पास है, इसमें ये संगत प्रतिरोध R1 है और इसका I1 धारा है, तो इसका गुणनफल R1 I1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहां पर है, ये सेकेंड है, यहां पर सेकेंड प्रतिरोध R2 है और I2 धारा है, तो इनका गुणनफल लेंगे I2 R2, दोनों का गुणनफल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल लेने के बाद अब ये देखेंगे कि कहां पर ये पॉजिटिव होगा इनके बीच या निगेटिव होगा, तो इसे देखने के लिए इसको देखते हैं। देखना ये I1 धारा आती है और यहां पर आकर ऐसे हो जाएगी I1 धारा ना, यहां पर देखिए I1 और I2 की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इनके बीच निगेटिव चिन्ह होगा। ये सबसे बड़ी समस्या आती है सबको। यहाँ पर क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये देखना I1 धारा इस प्रकार से आती है, इसमें जाती थी, दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं, इसलिए इनके बीच निगेटिव चिन्ह होगा। ये आपके इक्वल होगा किसके बराबर, उस पास में प्रवाहित होने वाली वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। देखिए यहाँ पर बैटरी भी एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर इनके बीजगणितीय योग करेंगे E1 माइनस E2 करके। ये आपका होता है बंद पास ABCD में समीकरण, बंद पास ABCD के लिए समीकरण होता है। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, सेकेंड बंद पास जो है CDEF, CD इसको इस तरह से कर दीजिए EF, CDEF के लिए समीकरण लिखते हैं। आइए साथ साथ में लिखिए द्वितीय लूप CDEF के लिए, द्वितीय लूप CDEF के लिए, द्वितीय लूप CDE और F के लिए हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझना, देखना ध्यानपूर्वक। देखिए ये I1 धारा है, इस प्रकार से आती है, तो ये क्या करेगी, यहां पर इस प्रकार से इस वाले में चली जाएगी I1 भी, और I2 भी इस प्रकार से आती है, तो इसी प्रकार से यहां पर I2 भी चली जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्यों I1 प्लस I2 होगा, R1 में आप समझना यहां पर क्यों होगा I1 प्लस R2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही, इस प्रकार से चल रही है। यहाँ पर I1 यहां से आ रही है, तो सीधे सीधे इसमें भी जाएगी, और I2 यहां से आ रही है, ये भी सीधे सीधे इसमें जाएगी, तो I1 प्लस I2 होगा। दोनों एक ही दिशा में चल रही, तो इसलिए I1 प्लस I2 होगा, और इसमें I1 प्लस I2 धारा बहती है। तो इसमें अगर इस लूप में लिखते हैं, CDEF में लूप में लिखेंगे, सबसे पहले इस वाले को लेंगे, इस वाले को लेंगे, तो इसमें R2 है प्रतिरोध और संगत धारा I2 है, तो दोनों का गुणनफल लिखेंगे। तो यहां पर R2 प्रतिरोध है और संगत धारा I2 है, तो इन दोनों का गुणनफल लिखे। और नीचे वाले में देखेंगे, यहां पर देखिए R3 प्रतिरोध है, इसका संगत धारा I1 प्लस I2 है, तो इसको भी लिखेंगे R3 कोष्टक में I1 प्लस I2 संगत प्रतिरोध, यानी पर I2 धारा है और संगत प्रतिरोध I2 है, सॉरी R2 आपका प्रतिरोध है, संगत धारा I2 है, इसका गुणनफल करेंगे। नीचे वाले में देखना, यहां पर I1 प्लस I2 धारा है, इसका प्रतिरोध क्या है, R3 है संगत प्रतिरोध। इन दोनों को लिखने के बाद इसमें जो आपका वोल्टेज लगा है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आगे यही नियम कहता है ना, विभिन्न भाग में प्रवाहित होने वाली धारा I1 और I1 प्लस I2 उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल कर लिए, इनका बीजगणितीय योग यानी इनका योग कर लिए। लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस लूप में जो भी विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा ना, ये तो कहा है, यहाँ पर वही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है, केवल एक ही विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है E2, तो यहाँ पर लिखेंगे E2 के बराबर। इस प्रकार से समीकरण बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समीकरण बनाने आया होगा, और आप क्या करोगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम हेडिंग करोगे और इन दोनों चीजों को लिखोगे, ये भी लिखोगे, साथ में ये फिगर बनाओगे, आपका किरचॉफ का नियम पूरा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से किरचॉफ का नियम हो गया। मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी लेना है ले लीजिए। आज के इस वीडियो में आप किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम भी सीखे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, किरचॉफ के द्वितीय नियम को कभी कभी उल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं, उल्टता का नियम, इसे भी साथ में लिखिएगा, कभी कभी उल्टता का नियम। किरचॉफ की द्वितीय नियम का उल्टता का नियम भी कहते हैं, तो कभी कभी आप इसे भी देख लेना,
कभी कभी इस नाम से भी पूछता है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ के प्रथम नियम के बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम अच्छे से समझे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए हैं। तो टॉप 15 क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और उसे समझाइए, मतलब डेरिवेशन भी करना है आपको, साथ में इनका प्रमुख अनुप्रयोग लिखना है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा बायो सेवर्ट का नियम। देखिए, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक व्यंजक दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। फिर से समझना, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक व्यंजक दिया था, उस व्यंजक को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। किसी धारावाही चालक तार क्या होता है? वही सामान्य तार, जैसे आपका ये तार है, इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक व्यंजक दिया था। जैसे मान लीजिए ये कोई तार आपके सामने X है, Y है, इसमें I धारा बह रही है, ये I धारा करंट के रूप में बह रही, तो इस करंट के कारण, इस तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए P है, इस P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक व्यंजक दिया था। उस व्यंजक को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, या फिर इस नियम को बायो सेवर्ट का व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किस प्रकार से निकाले थे हुए, यही सभी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो मानते हैं कि एक XY एक चालक तार है, माना XY एक चालक तार है, ठीक है, जिसमें I धारा बह रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, माना XY एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही है। XY एक कोई चालक तार है जिसमें I धारा, जिसे आप लोग करंट कहते हो, प्रवाहित हो रही है। चालक तार की लंबाई माना L है, लंबाई L है, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई ये L है। तो चालक तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार से R दूरी पर स्थित, ये दूरी आपका R है इस चालक तार से, ठीक है, इस चालक तार से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है।
ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? बायो-सेवर्ट के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, बायो-सेवर्ट के अनुसार। ठीक है, फिर से समझना, बायो-सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए थे। उस नियम को बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। मानते हैं कोई XY एक चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई L है, इसमें I धारा बह रही है, तो इस चालक तार की से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बायो-सेवर्ट ने बताया था कि इस चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र dB आपका इस चालक तार से जो इसकी लंबाई है, लंबाई L, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। L क्या है? चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र dB जो है, यहाँ पर ये चालक तार जो है, ये जो चालक तार है, ये चालक तार इस बिंदु P के बीच में कौन सा एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है। इस एंगल की बात करें, इस एंगल थीटा के साइन जाके, यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने यह बताया था इनके बीच की दूरी, इस चालक तार तथा बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो r है, ये चुंबकीय क्षेत्र B जो है, ये 1/r² होगा। मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, लास्ट नियम उन्होंने बताया था कि इसके अनुसार जो इसमें बहती है धारा, ये जो धारा बह रही है, इस धारा के अनुक्रमानुपाती भी होता है चुंबकीय क्षेत्र B। ये चुंबकीय क्षेत्र dB आपका, इसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र dB इस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 4 नियम उन्होंने बताया था कि इसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र B, इसके बीच की जो थीटा कोण है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र B, इन दोनों के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और चालक तार में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है, इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन 4 समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 1 माने, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे। ठीक है, इन चारों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। लिखने पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर लिखेंगे हम dB इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपान r²। ये आता है ना, I l साइन थीटा अपान r²। यही तो होता है I l साइन थीटा अपान r²। ठीक है, यही होता है I l साइन थीटा अपान r²। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, I डॉट dl साइन थीटा। ठीक है, B dB आपका प्रोपोर्शनल होगा I डॉट dl साइन थीटा अपान r² के। ठीक है, dl क्यों है, क्योंकि ये अल्पांश की लंबाई लेंगे, इसे dl, पूरी लंबाई नहीं, छोटी सी लंबाई की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी लंबाई l है, मैं इतनी सी दूरी बात करें, इतनी दूरी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर dl लिखेंगे। ठीक है, r इनके बीच की दूरी है, साइन थीटा ये कोण है, और फिर I इसमें बहने वाली धारा है। तो यहाँ पर इसको फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2 और 3, 4 से, 1, 2, 3 और 4 से क्या होगा, यह आपका dB जो है प्रोपोर्शनल होगा I मतलब धारा का, dl मतलब, एक साथ सबको लिखेंगे, dl मतलब लंबाई को,
और इनके बीच कोण साइन या साइन थीटा को, नीचे ये आपका आर स्क्वायर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है, आपको मालूम होगा। तो dv इज इक्वल टू होगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के का मान जानते हैं आप लोग क्या होता है? के का मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। के इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर रखेंगे तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बायो-सेवर्ट का नियम से। यही आपका बायो-सेवर्ट ने यही जो आपका है ये वाला, इन्होंने किसने, बायो-सेवर्ट ने यही समीकरण दिए थे। dv इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये समीकरण दिए थे बायो-सेवर्ट ने। ये पूरी के पूरी इक्वेशन दिए थे। क्या था, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, इसमें बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया था, किसी धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, उस नियम को बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। वह नियम क्या था? वह नियम के अनुसार जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह छोटी से अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच के कोण, ये जो कोण है इसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वृत्त के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा लास्ट में ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके अनुसार हम निकालेंगे, फाइनली ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर K एक नियतांक आया, नियतांक का मान म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है, रखोगे तो आपका नियतांक के अनुसार मान आ जाएगा। ये पूरे नियम बायो-सेवर्ट ने दिया था, तो बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। बात आती है इनके कारण किस किस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, इसकी बात आती है। तो हम लोग नियम का अनुप्रयोग लिखते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको मुंह से बता देता हूं नियम का अनुप्रयोग इसका कहां कहां पे किया जाता है। पहली बात, कोई लंबी सीधी धारावाही चालक तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। कोई लंबी सीधी धारावाही चालक तार है तो उसके कारण उत्पन्न आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। कोई वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। ये सभी अनुप्रयोग हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई लंबा सीधे धारावाही चालक तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में इसका नियम किया जाता है। इस नियम का अनुप्रयोग किसी वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। इस नियम का अनुप्रयोग किसी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बायो-सेवर्ट का नियम। ये टॉप 15 क्वेश्चन में 15 स्टार क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन में 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 5वां प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ध्यानपूर्वक समझना, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम बता रहे हैं आपको, उसके बाद डिफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। एक चुंबक लेते हैं हम लोग, यह आपका एक चुंबक लेते हैं। इस चुंबक को किसी एक कुंडली के पास लेकर जाते हैं, मान लेते हैं यह आपका कुंडली है। ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो। एक चुंबक लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इस चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं। तो होता क्या है, इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिस विद्युत वाहक बल को, इस पूरे विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में लेकर जाते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस विद्युत वाहक को बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यानपूर्वक एक बात समझना, यहां पर
ये जो चुंबक है इस कुंडली के अगर पास रख दें, मान लीजिए आपका ये कुंडली है और इस चुंबक को यहाँ पे रख दें, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कब उत्पन्न होगा? जब ये कुंडली या फिर ये चुंबक ये आपस में गति करते रहेंगे, ये आपस में इस तरह से गति करते रहेंगे, तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आप सीधे जैसे यहाँ पे रखा हुआ रखने पर नहीं उत्पन्न होता है। कब होता है? जब इनके बीच में एक आपेक्षिक गति होती है तब। जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के पास रख देते हैं तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। तब होता है जब इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर यह कुंडली बंद परिपथ है तो बंद परिपथ का मतलब इसमें आपका एक धारा मापी लगा हुआ है, एक बंद पूरा परिपथ है, तब इस कुंडली में, अगर ये कुंडली आपका बंद परिपथ है, इसमें धारा मापी और सब उपकरण लगे हुए हैं, तब इस कुंडली में आपका एक धारा बहती है, जिस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और पूरे यह घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही डिफिनेशन मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, आप पढ़ सकते हैं। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर कुंडली में एक बंद परिपथ हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरे घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। आप ये फिगर बना सकते हैं, फिर से समझना। जब किसी चुंबक और एक कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अगर कुंडली बंद परिपथ के समान हो तो उस कुंडली में एक धारा बहने लगती है, जिस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरे घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन समझ में आया होगा। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डिफिनेशन बना हुआ है, लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसे। हो गया? तो चले अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम। आप लोग हेडिंग करिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो गाइस देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे। दोनों नियम को मुझे पढ़ना है और दोनों नियम आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला नियम क्या दिए थे? पहला नियम उन्होंने बताया था किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसकी परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। आपको ऊपर अभी हमने समझाया कि ये जब चुंबक किसी कुंडली के पास जाता है तो चुंबक के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मैंने अभी आपको समझाया कि जब कोई चुंबक किसी कुंडली के पास जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लीजिए इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब डी फाई हो जाएगा अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह उन्होंने पहला नियम दिया था। तो यहां पर लिख सकते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहां पर लिखेंगे हम लोग ऊपर, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई आपका जो है ऋणात्मक दर के बराबर होगा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, यानी ऋणात्मक दर के बराबर होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में यानी डी फाई अपॉन डी टी में परिवर्तन के।
प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक दर के बराबर होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। यहां पर हम लिख सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू होगा -d∅/dt। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रथम नियम है। इसे आप लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे के प्रथम नियम के रूप में लिख सकते हो। ध्यानपूर्वक समझना, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। यह आपका फैराडे का प्रथम नियम है। किसका नियम है? फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर मान लीजिए सेकेंड नियम की तरफ चलते हैं, फैराडे के सेकेंड नियम की तरफ। किसके नियम की तरफ? फैराडे के सेकेंड नियम की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं फैराडे के सेकेंड नियम की तरफ। ठीक है, देखिए फैराडे का सेकेंड नियम क्या है। सेकेंड नियम कहता है कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल के वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा के बारे में बताता है। फैराडे का सेकेंड नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताता है। फैराडे का सेकेंड नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के दिशा के बारे में बताता है। ठीक है, वह क्या बताता है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए यहां पर लिखा हूं सेकेंड नियम जो द्वितीय नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। फिर से समझना, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझ में आया आप लोगों को? द्वितीय नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह फैराडे का द्वितीय नियम है। इस नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न होती है, उसी का विरोध करती है। यानी जिसके कारण वो बना है उसी का विरोध करेगा। वही यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। देखिए यह विद्युत वाहक बल है, यह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध कर रहा है, निगेटिव चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये सेकेंड नियम है फैराडे का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के साथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। और आप इसे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर इसके साथ लेना चाहें तो ले लीजिए। अब लीजिएगा, चलिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा। इसके साथ लेना चाहें तो ले लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा। इतना शार्ट में आपको कोई नहीं बताया होगा और इतना ही आप एग्जाम में लिख कर आइएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टॉप 15 क्वेश्चन पूरा का पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए हम बेहतरीन प्लान लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।